दिनांक 9 दिसंबर वर्ष 2020 10वीं कक्षा साइंस 1 का 8वां चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। और इस वीडियो में ये वीडियो नंबर 2 है जिसमें हम लोग आगे के टॉपिक की चर्चा करेंगे। और आज हम चर्चा करते हैं, ये जो हमारा अगला टॉपिक है वो है आयनिक यौगिक। देखिए, दो प्रकार के यौगिक होते हैं, एक होता है आयनिक यौगिक और एक होता है सहसंयोजकीय यौगिक। आयनिक यौगिक क्या है? जो धन आयन और ऋण आयन से बनने वाले जो यौगिक होते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। धन आयन और ऋण आयन कैसे बनते हैं? जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाती हैं और जो अधातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाती हैं। इसके वजह से ये विपरीत आयन के वजह से, धन आयन और ऋण आयन के वजह से उनमें तीव्र आकर्षण बल पैदा होता है और ये आयन आपस में जुड़ करके एक यौगिक बनाते हैं। यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का लेन और देन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक और दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के लेन और देन से धन आयन और ऋण आयन बनता है। इन धन आयन और ऋण आयन के वजह से इनमें आकर्षण बल पैदा होता है जिसके वजह से यौगिक बनते हैं और इन यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। सहसंयोजकीय यौगिक क्या होता है? उसमें इलेक्ट्रॉन का लेन और देन नहीं होता है बल्कि इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। तो उसके बारे में हम लोग किसी अन्य चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग आयनिक यौगिक को और विस्तार से पढ़ते हैं। तो ये आयनिक यौगिक की परिभाषा हो गई। फिर आयनिक बंध किसको बोलते हैं? ये धन आयन और ऋण आयन के बीच जो आकर्षण बल होता है इसी को आयनिक बंध कहते हैं। ये देखिए, धन आयन और विपरीत धन आयन और ऋण आयन, ये धन आयन और ऋण आयन ये विपरीत विद्युत आवेशित होते हैं, अतः इनके बीच स्थिर विद्युत आकर्षण होता है। ये आकर्षण बल ही धन आयन और ऋण आयन के बीच आयनिक बंध होता है। तो धन आयन और ऋण आयन के बीच जो आकर्षण बल होता है उसे ही आयनिक बंध कहते हैं। अच्छा, ये जो धन आयन और ऋण आयन है इसका जो मूल्य है, इसकी जो वैल्यू है वो इक्वल होती है, बराबर होती है। इसीलिए ये एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, कैंसल हो जाते हैं। यानी कि जैसे कि अगर किसी परमाणु ने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो उसके ऊपर 2 धन आयन आ जाएंगे। वहीं किसी दूसरे परमाणु ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो उसके ऊपर 2 ऋण आयन आ जाएंगे। 2 धन आयन 2 ऋण आयन, यानी आयनों के जो परिमाण है, आयनों की जो मात्रा है वो समान है लेकिन वो विपरीत है, इसलिए वो कैंसल हो जाते हैं। इसलिए यौगिक जब बनता है तो उसमें कोई भी आवेश नहीं पाया जाता, ना तो ऋण आयन पाया जाता है ना तो धन आयन पाया जाता है क्योंकि प्लस और माइनस ये आयन कैंसल हो जाते हैं। इसलिए आयनिक यौगिक विद्युत दृष्टि से उदासीन होते हैं। तो ये प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है कि आयनिक यौगिक धन आयन और ऋण आयन से बनते हैं फिर भी वो विद्युत दृष्टि से उदासीन क्यों होते हैं? तो इसका कारण ये होता है कि आयनिक यौगिक में जो धन आयन और आयनिक यौगिक में धन आयन और ऋण आयन इस तरह से होते हैं कि इनकी जो संख्या है उन पर स्थित विद्युत आवेश का मूल्य कुछ इस तरह से होता है कि धन और ऋण आयन एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। अतः आयनिक यौगिक विद्युत दृष्टि से उदासीन हो जाते हैं। जैसे +2 है और -2 है तो कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो इसलिए जो यौगिक बनता है वो उदासीन होता है, उसमें कोई भी आवेश नहीं पाया जाता, ना धन आवेश पाया जाता है ना ऋण आवेश पाया जाता है। तो 3 प्रश्न यहाँ पर बन चुके हैं। एक तो आयनिक यौगिक किसे कहते हैं उसकी परिभाषा, फिर आयनिक बंध किसे कहते हैं, फिर आयनिक यौगिक विद्युत दृष्टि से उदासीन क्यों होते हैं। यहाँ ये पैराग्राफ में 3 प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं। अब ये जो आयनिक यौगिक होते हैं वो किस तरह से केलासी यौगिक होते हैं। केलासी यौगिक, केलासी किसे कहते हैं? केलासी यानी कि जो पारदर्शी हो, जिसमें
चमक हो, जो सफ़ेद रंग के होते हैं, जैसे कि शक्कर, नमक, इनके कण आप देखते हैं तो ये कैसे सफ़ेद रंग के होते हैं और थोड़ा पारदर्शी होते हैं, बर्फ़ की तरह से। तो ऐसे ही आयनिक यौगिक जो होते हैं वो भी केलासी होते हैं। अब केलासी पदार्थों के जो कण होते हैं उनके पृष्ठभाग विशिष्ट आकार के, चिकने और चमकदार होते हैं। जो भी केलासी पदार्थ होते हैं उनका जो पृष्ठभाग होता है उनके उसमें एक विशेष आकार होगा, एक चिकनापन होगा और चमक होगी उसमें। और ये क्यों होता है, ये आकार, ये चिकनाहट, ये चमक, ये आयनिक यौगिक में ये क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें जो आयन होते हैं उन आयनों की एक नियमित विन्यास होता है। इस नियमित विन्यास के कारण ही केलासी रूप प्राप्त होता है। उनके अंदर जो आयन है, धन आयन और ऋण आयन, वो एक विशिष्ट संरचना द्वारा व्यवस्थित होते हैं और उस विशेष संरचना के कारण ही जो आयनिक यौगिक है उनको केलासी रूप प्राप्त होता है। तो आयनिक यौगिक केलासी क्यों होते हैं, उनके आयनिक यौगिकों का रूप केलासी क्यों होता है? तो इसका उत्तर है क्योंकि आयनिक यौगिक में जो आयन है उनमें नियमित विन्यास होता है। इन नियमित विन्यास के कारण ही आयनिक यौगिकों को केलासी रूप प्राप्त होता है। अब ये जो अलग अलग यौगिकों में अलग अलग तरह का विन्यास होगा, अलग अलग आयनिक यौगिकों में आयनों की जो रचना और विन्यास है अलग अलग होगा। यानी कि जैसे कि सोडियम क्लोराइड है तो उसमें अलग विन्यास होगा, दूसरा कोई आयनिक यौगिक है तो उसमें अलग तरह का विन्यास होगा। इसलिए हर अलग अलग जो यौगिक हैं उनके आकार भी अलग अलग होते हैं। केलासों में स्थित आयनों का विशिष्ट विन्यास जिसके कारण होता है वह प्रमुख घटक है। अब ये विन्यास क्यों होता है, जो विशेष आयनों का विशेष विन्यास क्यों होता है? विशेष विन्यास क्यों होता है? क्यों? इसका प्रमुख कारण है विजातीय आयनों के बीच होने वाला आकर्षण बल और सजातीय आयनों के बीच होने वाला प्रतिकर्षण बल। विजातीय आयन यानी प्लस और माइनस के बीच जो आकर्षण बल है, फिर सजातीय आयन यानी प्लस प्लस सजातीय आयन हो गया, माइनस माइनस सजातीय आयन हो गया है। एक ही आयनों के बीच में जो प्रतिकर्षण बल होता है इसके कारण ही आयनों में एक विशेष संरचना का निर्माण होता है और इस विशेष संरचना के कारण ही आयनों को केलासी रूप प्राप्त होता है। तो केलासी संरचना में धन आयन के चारों ओर ऋण आयन होते हैं और ऋण आयन के चारों ओर धन आयन का विन्यास होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धन आयन और ऋण आयन आकर्षित करते हैं एक दूसरे को। तो इसलिए धन आयन के चारों ओर ऋण आयन होते हैं, ऋण आयन के चारों ओर धन आयन होते हैं। और इसी विन्यास के कारण, आयनों के इसी विन्यास के कारण, इसी संरचना के कारण आयनों को केलासी रूप प्राप्त होता है। विशिष्ट केलासी संरचना के लिए उत्तरदायी दो महत्वपूर्ण घटक, धन मतलब ये विशेष केलासी संरचना के लिए दो जरूरी घटक कौन कौन से हैं? एक तो ये बताया ही था कि धन आयन और ऋण आयन में आकर्षण बल यानी सही है, विजातीय आयनों में आकर्षण बल और सजातीय आयनों में प्रतिकर्षण बल। ये एक तो ये कारण है आयनों की विशिष्ट संरचना का। और दूसरा कारण है धन आवेशित और ऋण आवेशित आयनों का आयतन। आयतन यानी कितना उसका फैलाव है। आयतन और आयनों पर स्थित विद्युत आवेश का परिणाम, यानी एक आवेश है कि दो आवेश है, तीन आवेश है, चार आवेश है, कितने आवेश है, परिणाम यानी इसकी मात्रा। तो ये तीन कारण यहाँ पे समझ में आ रहा है आयनों के विशिष्ट विन्यास का। पहला तो जो विजातीय आयन है उसमें आकर्षण बल, सजातीय आयनों में प्रतिकर्षण बल, धन आवेशित और ऋण आवेशित आयनों का आयतन, फिर आयनों पर स्थित विद्युत आवेशों का परिणाम। इन तीन कारणों से आयनों में एक विशेष संरचना बनती है और इस आयनों की इस विशेष संरचना के कारण जो आयनिक यौगिक हैं उन्हें केलासी रूप प्राप्त होता है।
अब आयनिक यौगिक और उसके गुणधर्म हम लोग देखेंगे। यहाँ पर छोटी सी कृति दी गई थी जो कि कैंसिल कर दी गई है, परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आयनिक यौगिकों के सामान्य गुणधर्म। पहला गुणधर्म है कि आयनिक यौगिक जो है वो ठोस अवस्था में होते हैं और कठोर होते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है जो धन आयन और ऋण आयन में तीव्र आकर्षण बल। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में और कठोर क्यों होते हैं? तो इसका कारण है कि आयनिक यौगिक धन आयन और ऋण आयन से बने होते हैं और धन आयन और ऋण आयन में तीव्र आकर्षण बल होता है। इसके कारण आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में होते हैं और कठोर होते हैं। आयनिक यौगिक भंगुर होने के कारण उन पर दाब प्रयुक्त कर उन्हें तोड़ा जा सकता है। यानी ठोस और कठोर तो होते हैं लेकिन भंगुर भी होते हैं। जैसे कि चॉक भी ठोस है और कठोर है, लेकिन यदि चॉक को दबाया जाए, प्रेशर दिया जाए तो वो टूट जाती है। ऐसे ही जो आयनिक यौगिक हैं वो ठोस और कठोर तो होते हैं लेकिन वो भंगुर होते हैं, तो इसलिए उन्हें दाब प्रयुक्त कर उन्हें तोड़ा जा सकता है। तीसरा गुणधर्म है कि आयनिक यौगिकों के द्रवणांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। अब इसका कारण क्या है आयनिक यौगिक का द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होने का? कि आयनिक यौगिक में जो आंतर आणविक आकर्षण बल है वो बहुत अधिक होता है, इसलिए उन्हें तोड़ने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा लगती है। इसलिए आयनिक यौगिक के द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। चौथा गुणधर्म है आयनिक यौगिक पानी में घुलनशील होते हैं, क्योंकि विचरण के कारण मुक्त हुए आयनों के चारों ओर पानी के अणु विशिष्ट रूप से अभिमुख होकर विशिष्ट दिशा में घूमकर जमा हो जाते हैं। इससे मूल आंतर आणविक बल के स्थान पर आयन और उसके चारों ओर जमा हुए पानी के अणुओं के बीच नया आकर्षण बल प्रस्थापित होता है और आयनिक यौगिक का जलीय विलयन बनता है। तो आप समझ पा रहे होंगे आयनिक यौगिक पानी में घुलनशील होते हैं। क्यों घुलनशील होते हैं? उसका कारण है कि आयनिक यौगिक को जब पानी में डालते हैं तो उस आयनिक यौगिकों में जो आयन होते हैं उनके चारों ओर पानी के अणु जमा हो जाते हैं। तो जो आकर्षण बल पहले आयनों के बीच में था, धन आयन और ऋण आयनों के बीच में था, वो अब आयन और पानी के अणुओं के बीच में वो आकर्षण बल होने लगता है और इसी के कारण धीरे धीरे वो आयनिक यौगिक पानी में घुल जाता है और आयनिक यौगिक का जलीय विलयन बनता है। लेकिन यही आयनिक यौगिक केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल या पेट्रोल जैसे विलायकों में अघुलनशील होते हैं। यानी कि पानी में तो घुल जाते हैं पर तेल में नहीं घुलते। क्यों नहीं घुलते? क्योंकि जिस तरह से आयनिक यौगिक के आयन और पानी में आकर्षण बल पैदा हुआ था, वैसे ही आयनिक यौगिक के आयन और जो तेल हैं उनके बीच आकर्षण बल पैदा नहीं हो पाता, इसलिए तेल में इसका विलयन तैयार नहीं हो पाता। तो ये बात याद रखिएगा, जो आयनिक यौगिक होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं। आयनिक, देखिए नी इधर भी आ रहा है, पानी में भी नी आ रहा है। आयनिक यौगिक पानी में तो घुलनशील होते हैं, परंतु ये तेल में, यानी कि जो कार्बनिक विलायक होते हैं, जो तेल होते हैं, केरोसिन, पेट्रोल जैसे जो तेल होते हैं, उसमें घुलनशील नहीं होते। जबकि जो सहसंयोजकी जो ये यौगिक होते हैं वो उल्टा होता है। वो पानी में नहीं घुलते, लेकिन जो कार्बनिक विलायक है, केरोसिन और पेट्रोल जैसे कार्बनिक विलायन में इसमें घुल जाते हैं। तो इसलिए मैं ये कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आयनिक यौगिक में और सहसंयोजकी यौगिक में कौन पानी में घुलनशील है, कौन तेल में घुलनशील है। तो इसलिए मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ छोटा सा, वो याद रख रही है। आयनिक में भी देखिए नी आ रहा है और पानी में भी नी आ रहा है, तो इसलिए आपको याद रहेगा आयनिक यौगिक पानी में घुलनशील है और सहसंयोजकी यौगिक वो तेल में घुलनशील है। तो ये चौथा गुणधर्म याद रखिएगा। पांचवा गुणधर्म है कि जो आयनिक यौगिक है ठोस अवस्था में विद्युत का वहन नहीं करते हैं।
यानी विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों ऐसा होता है? ठोस अवस्था में जो आयन होते हैं वो गतिशील नहीं होते हैं, क्योंकि आयनों में तीव्र आकर्षण बल होता है, तो विपरीत आयन एक दूसरे को मजबूती से पकड़े रहते हैं, इसलिए वो आयन गतिशील नहीं हो पाते। विद्युत का वहन तब तक नहीं हो सकता जब तक उस यौगिक के जो धन आयन और ऋण आयन है उसमें गति ना पैदा हो। ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक के जो आयन है वो गतिशील नहीं होते, इसीलिए ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का वहन नहीं कर पाते। लेकिन इन्हीं आयनिक यौगिक को यदि पिघला दिया जाए, पिघल जाते हैं जब, तो पिघली हुई अवस्था में इनके आयन गतिशील होते हैं, और इसलिए पिघली हुई अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का वहन कर सकते हैं। या फिर अगर पिघली हुई नहीं है, जलीय विलयन भी यदि बना दिया जाए आयनिक यौगिकों का, पानी में यदि घोल दिया जाए, तो भी वो विद्युत सुचालक बन जाते हैं, क्योंकि उसके आयन जो हैं वो गतिशील हो जाते हैं। तो इसलिए जो आयनिक यौगिक का जो जलीय विलयन है वो विद्युत प्रवाहित करने पर विपरीत विद्युदाग्रों की ओर जाते हैं। विद्युदाग्र किसे कहते हैं? जैसे सेल में जो ऋणाग्र और धनाग्र होता है उसे विद्युदाग्र कहते हैं। तो आयनिक यौगिक हैं, उनका जलीय विलयन बनाया जाए और उसमें यदि विद्युत प्रवाहित किया जाए तो क्या होगा? ये जो आयन है वो विपरीत विद्युदाग्रों की ओर जाते हैं, यानी कि जो धन आयन है वो ऋणाग्र की ओर जाएगा और जो ऋण आयन है वो धनाग्र की ओर जाएगा। तो पिघली हुई और जलीय विलयन की स्थिति में विद्युत सुचालक होने के कारण आयनिक यौगिकों को विद्युत अपघटनी पदार्थ कहते हैं। विद्युत अपघटनी पदार्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि विद्युत प्रवाहित करने पर इनका अपघटन होता है, इसमें से विद्युत प्रवाहित होता है, इसलिए आयनिक यौगिकों का जो जलीय विलयन है या फिर पिघले हुई अवस्था में जो आयनिक यौगिक हैं उन्हें विद्युत अपघटनी पदार्थ कहते हैं। अगला टॉपिक है धातु विज्ञान। धातु विज्ञान किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा यहाँ दी है। धातु का उसके खनिज से निष्कर्षण करना, उपयोग के लिए शुद्धिकरण करना, इससे संबंधित जो विज्ञान है और प्रौद्योगिकी है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को धातु विज्ञान कहते हैं। तो धातु विज्ञान में क्या होता है कि खनिज से धातुओं का निष्कर्षण और शुद्धिकरण, तो इससे संबंधित जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी है उसे धातु विज्ञान कहते हैं। देखिए जितने भी धातुएं हैं, लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ये सब धरती के नीचे से हम लोग निकाला जाता है, लेकिन ये जब निकलते हैं तो शुद्ध रूप में नहीं पाए जाते, ये हमें खनिज रूप में मिलता है। खनिज रूप यानी उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, ऑक्साइड, सल्फाइड, फिर रेती, बालू के कण, पत्थरों के कण, तो फिर उन्हें शुद्ध करना पड़ता है। तो हमें जो धातु मिलता है वो ज़मीन को खनन करने से वो खनिज के रूप में होता है, फिर उसका शुद्धिकरण करके उसमें से धातु निकालते हैं। तो इससे जुड़ी हुई इस संबंध में जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो शाखा है उसे ही धातु विज्ञान कहा जाता है। अब इसी को यहाँ विस्तार से दिया है कि धातु विज्ञान की आवश्यकता है क्यों, क्योंकि धातुओं की जो उपस्थिति होती है वो शुद्ध रूप में नहीं होती। वो किस रूप में होती है, आइए देखते हैं। तो आइए देख लेते हैं धातुओं की उपस्थिति प्रकृति में किस रूप में मिलते हैं धातु। तो धातुएं देखिए कि एक क्रियाशील होती हैं, ये जल्दी दूसरे पदार्थों से क्रिया कर देती हैं। इसके कारण जो धातुएं होती हैं वो मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। धातु के साथ कभी ऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन जुड़ा होगा, कभी धातुओं के साथ कार्बोनेट जैसे CO2, CO3, कार्बोनेट जुड़े होंगे, CaCO3, सल्फाइड भी जुड़े हो सकते हैं, कॉपर सल्फाइड, तांबे के साथ सल्फाइड जुड़ा रहता है, नाइट्रेट जुड़े हो सकते हैं। यानी धातुएं क्रियाशील होती हैं, इसलिए वो मुक्त अवस्था में नहीं होती। धातुओं के साथ में ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, नाइट्रेट है ना, इनके लवण जो है ये इनके साथ में संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। शुद्ध रूप में धातु नहीं होती, मुक्त अवस्था में नहीं होती। केवल कुछ धातुएं हैं जो बहुत क्रियाशील नहीं होती, जिस पर हवा, पानी या अन्य प्राकृतिक घटकों का परिणाम नहीं होता।
जैसे कि चांदी, सोना, प्लेटिनम, ये सारी धातुएं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर, अधिकतर जो धातुएं हैं वो क्रियाशील होने के कारण मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। तो प्रकृति से हमें जो जिस रूप में धातुएं मिलती हैं, हमें अशुद्धियों के साथ ये प्रकृति में मिलती हैं और इन्हीं को हम खनिज कहते हैं, यानी खनिज के रूप में हमें धातुएं प्राप्त होती हैं। तो खनिज किसे कहते हैं? धातुओं के वे यौगिक जो अशुद्धियों के साथ प्रकृति में पाए जाते हैं, उन्हें खनिज कहते हैं। तो धातुएं हमें प्रकृति में खनिज के रूप में मिलती हैं। खनिज से फिर उसको अयस्क में बदला जाता है। अब अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क भी एक खनिज ही है, लेकिन वो ऐसा खनिज है जिसमें से आसानी से और लाभदायक पद्धति से, बिना ज़्यादा खर्च किए, आसानी से धातु प्राप्त किया जा सकता है। तो अयस्क क्या है? अयस्क एक ऐसा खनिज है जो जिसमें से आसानी से और लाभदायक पद्धति से धातु प्राप्त की जा सकती है। अयस्क में क्या क्या होता है? अयस्क में धातु के यौगिक तो होते ही हैं, जैसे मैंने बताया कि धातु के सल्फाइड हो गए, कार्बोनेट हो सकते हैं, नाइट्रेट हो सकते हैं, ऑक्साइड हो सकते हैं, सल्फाइड हो सकते हैं। तो ऐसे अयस्कों में धातु के यौगिक तो होते ही हैं, उसके साथ साथ मिट्टी, रेत, चट्टानी पदार्थ जैसी अशुद्धियाँ होती हैं। इन अशुद्धियों को मृदा अशुद्धि कहते हैं। तो मृदा अशुद्धि किसे कहते हैं? अयस्क में धातु के यौगिक के साथ जो मिट्टी, रेत, चट्टानी पदार्थ जैसी अशुद्धियाँ होती हैं, उन्हें मृदा अशुद्धि कहते हैं। मृदा यानी मिट्टी वाली अशुद्धियाँ। तो ये जो मृदा है, इन्हें अयस्क से अलग किया जाता है। सबसे पहले धातु का निष्कर्षण करने के लिए अयस्क में से मृदा अशुद्धियाँ को अलग किया जाता है। ये जो मिट्टी, रेत, चट्टानी पदार्थ हैं, इन्हें अलग किया जाता है, जिसके लिए अलग अलग पद्धतियाँ हैं। अलग करने की विविध पद्धतियों का उपयोग करके धातुओं का उनके अयस्कों से निष्कर्षण करते हैं। अयस्कों से धातुओं को शुद्ध रूप में निष्कर्षण करने की क्रिया धातु विज्ञान के अंतर्गत आती है। धातु विज्ञान में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं कि अयस्कों से धातु को कैसे निष्कर्षित किया जाए। तो ये एक्चुअली 2 स्टेप में होता है। सबसे पहले तो क्या करते हैं कि जो अयस्क है वहाँ पर अलग अलग पद्धतियों से उनकी जो मृदा अशुद्धि है उसे दूर किया जाता है। अयस्क में से पहले मृदा अशुद्धि को दूर करते हैं, यानी उसमें मिट्टी, रेत, बालू, चट्टानी पदार्थ जो मिक्स हैं वो दूर किया जाता है। उसके बाद में इसका धातु के शुद्ध रूप में निष्कर्षण किया जाता है, और जिसके लिए अलग अलग पद्धतियां हैं धातु विज्ञान के अंतर्गत, जिसे हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो धातु विज्ञान के सिद्धांत, अयस्क से शुद्ध धातु पाने के 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप है अयस्कों का सांद्रीकरण, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ विधियां दी गई हैं। एक विधि, दूसरी विधि, ये तीसरी विधि, चौथी विधि। तो किस तरह का अयस्क है उसके अनुसार इन 4 में से कोई एक विधि के द्वारा अयस्क में से मृदा अशुद्धियों को दूर किया जाता है। उसके अंदर जो रेत, मिट्टी, बालू, पत्थर है उसे अलग किया जाता है। और ये होने के बाद फिर दूसरा स्टेप है धातुओं का निष्कर्षण। अब धातुओं का निष्कर्षण भी 3 तरह का होता है। यदि धातुएं अधिक क्रियाशील हैं तो उसकी अलग विधि है। यदि धातुएं मध्यम क्रियाशील है तो उसकी अलग विधि है। और जो कम क्रियाशील धातुएं हैं उनका निष्कर्षण करने का एक अलग विधि है। तो ये सारी चीज़ें अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि जो पहला स्टेप है धातुओं का निष्कर्षण का, जो पहला स्टेप है जिसे अयस्कों का सांद्रीकरण कहते हैं। अयस्कों का सांद्रीकरण का मतलब क्या हुआ? अयस्कों का सांद्रीकरण का मतलब हुआ कि जो अयस्क रूपी जो खनिज है उसमें से मृदा अशुद्धि को दूर करके अयस्क प्राप्त करना। शुद्ध अयस्क यानी कि धातु के सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट या धातु के नाइट्राइट, इस रूप में जो खनिज मिलते हैं उन्हें अयस्क कहते हैं। तो अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के 2 सोपान होते हैं। पहला सोपान है अयस्कों का सांद्रीकरण। अयस्कों का सांद्रीकरण किसे कहते हैं? अयस्क में जो मृदा अशुद्धियाँ होती हैं
उस मृदा अशुद्धियों को अलग करके सांद्र अयस्क प्राप्त करना। सांद्र अयस्क मतलब प्योर अयस्क, यानी अयस्क की मात्रा जिसमें ज़्यादा होगी, मृदा अशुद्धियाँ कम से कम हो, उसे सांद्र अयस्क कहते हैं। तो अयस्क में से मृदा अशुद्धियों को अलग करके सांद्र अयस्क प्राप्त करने की क्रिया को अयस्कों का सांद्रीकरण कहते हैं। और इस प्रक्रिया में अयस्कों से प्राप्त होने वाली अपेक्षित धातुओं के यौगिकों की सांद्रता में वृद्धि होती है। यानी कि अयस्क में से जो अशुद्धियां हैं वो निकल जाती हैं, तो बचता क्या है, अयस्क के जो यौगिक होते हैं वो बचते हैं। यानी कि धातु या तो के ऑक्साइड बचेंगे या धातु के सल्फाइड, तो धातु के यौगिक के रूप में अयस्क प्राप्त होता है। उससे जो है उसकी जो मृदा अशुद्धियाँ हैं वो अलग हो जाती हैं। अब इस सांद्रीकरण की अलग अलग पद्धतियाँ हैं। अब ये कौन सी पद्धति किस अयस्क में करेंगे, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो अयस्क में जो धातु है उसका भौतिक गुणधर्म क्या है और उनमें जो मृदा अशुद्धियाँ हैं वो किस प्रकार की हैं, उस पर निर्भर करता है। साथ ही धातुओं की अभिक्रियाशीलता और शुद्धिकरण के लिए कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है, इस पर भी निर्भर करता है कि कौन सी विधि द्वारा ये अयस्कों का सांद्रीकरण किया जाएगा। फिर अयस्कों का सांद्रीकरण करते समय पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार जो विविध घटक हैं उस पर भी विचार किया जाता है कि प्रदूषण कम से कम हो। अयस्क के सांद्रीकरण की कुछ सामान्य पद्धतियाँ दी गई हैं। पहली पद्धति है गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति, सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। इसमें गुरुत्वीय पद्धति का उपयोग करके अयस्क के भारी कण मृदा अशुद्धि के हल्के कणों से आसानी से अलग किए जाते हैं। इस पृथक्करण की प्रक्रिया निम्न प्रकार है। देखिए ये ठीक ऐसे ही है जैसे कि गेहूँ या चावल को जब हम लोग सूप में पछोड़ते हैं, आपने देखा होगा जो सूप होता है उसमें गेहूँ को उछाला जाता है, तो जो हल्की अशुद्धियाँ होती हैं वो उड़ करके अलग हो जाती हैं और गेहूँ जो है वो थोड़ा भारी होने के कारण वो गेहूँ साफ़ होकर के सूप में बचा रहता है। तो यही कुछ यहाँ पर भी वही पद्धति है, जिसे इस पद्धति को विल्फली टेबल पद्धति कहते हैं। अब इसमें होता क्या है कि इस पद्धति में लकड़ी के पतले और कम चौड़े टुकड़े कम ढलान वाले पृष्ठाकार भाग पर लगाकर विल्फली टेबल बनाया जाता है। एक ढलान वाला लकड़ी का टुकड़ा है, एक ढलान के जैसा इसको रखा गया है, ऊपर अयस्क का चूर्ण रखे हैं और यहाँ पर पानी भी गिर रहा है और ये जो टेबल है कंपित होता रहता है। तो होता क्या है इसमें देखिए ये जो बॉल मिल होता है, सबसे पहले इस बॉल मिल के द्वारा जो अयस्क है उसका चूर्ण बनाया जाता है, उसे पीस करके चूर्ण बना दिया जाता है और इस अयस्क के चूर्ण को इस टेबल पे गिराया जाता है। अब टेबल पे यहाँ पे खांचे बने होते हैं, ये जो डार्क कलर में देख रहे हैं खांचा बना होता है और टेबल कांपता रहता है, कंपन होता रहता है इसमें। तो अयस्क जब इस टेबल पे गिराया जाता है तो ये जो उसमें जो मृदा अशुद्धियाँ होती हैं वो हल्की होती हैं, हल्की होने के कारण वो पानी से बह जाती हैं, पानी से बह जाती हैं और कंपन की वजह से भी वो जो हल्की अशुद्धियाँ हैं वो थोड़ा दूर बह करके नीचे आकर के इकट्ठा हो जाती हैं। लेकिन जो अयस्क होते हैं वो अशुद्धियों के अपेक्षा थोड़ा भारी कण होते हैं, भारी होने के कारण वो ये जो खांचे बने होते हैं उसमें वो अटके रह जाते हैं और इस तरह से अयस्क में से जो मृदा अशुद्धियाँ होती हैं वो अलग हो जाती हैं और अयस्क जो है वो अलग कर लिए जाते हैं। दूसरी पद्धति है जल शक्ति पर आधारित पृथक्करण पद्धति। ये जो पद्धति है ये जल शक्ति पर आधारित पद्धति है और ये इसका जो कार्य है वो आटे चक्की के कार्य पर आधारित होता है। जैसे कि आटे की चक्की का मशीन में आप देखिए ऊपर यहाँ गेहूँ डालने के लिए बना होता है, वैसे ही यहाँ पर भी ऊपर एक शंक्वाकार ये बना होता है, शंक्वाकार पात्र ऊपर लगा होता है जहाँ से अयस्क का चूर्ण डाला जाता है। अयस्क को पाउडर बना करके ऊपर से ये डाला जाता है। शंक्वाकार टंकी जैसे ये पात्र में खुलता है और टंकी के ऊपरी सिरे पर बाहर जाने के लिए पानी के बाहर निकलने की टोटी बनी होती है। यहाँ पर ये ऊपर एक टोटी बनी है जहाँ से पानी बाहर जाता है और वहीं पर निचले सिरे पर एक पाइप लगी हुई होती है जिसके द्वारा पानी को
उसके अंदर तेज़ी से भरा जाता है। निचले सिरे पर पानी छोड़ने के लिए एक नली होती है। अब ऊपर से क्या करते हैं, बारीक पिसा हुआ अयस्क ऊपर से टंकी में डालते हैं और नीचे से पानी का प्रवाह तीव्र वेग से ऊपर भेजा जाता है। अब इसमें होता क्या है, जो मृदा अशुद्धियाँ होती हैं वो हल्की होती हैं, इसलिए पानी के ऊपरी सिरे पर आ जाती हैं, और जो अयस्क होता है वो भारी होता है। भारी होने के कारण वो ये नीचे से सांद्र अयस्क बाहर आ जाता है और मृदा अशुद्धियाँ हल्की होने के कारण वो पानी के ऊपर जाती हैं और ऊपर की टोंटी से बाहर निकल जाती हैं। तो इस तरह से ये अयस्क में से जो मृदा अशुद्धियाँ हैं, हल्की मृदा अशुद्धियाँ, वो बाहर निकल जाती हैं। इसके बाद अगली पद्धति है चुंबकीय पृथक्करण पद्धति। इस पद्धति में देखिए 2 रोलर होते हैं। इसमें से एक रोलर चुंबकीय रोलर होता है और दूसरा जो है वो अचुंबकीय रोलर होता है। इस पद्धति में विद्युत चुंबकत्व वाले यंत्र की आवश्यकता होती है। लोहे 2 रोलर होते हैं, उन पर लगातार गोल घूमने वाला पट्टा लगा होता है। तो एक रोलर अचुंबकीय होता है और दूसरा चुंबकीय। ये रोलर देखिए अचुंबकीय है और ये चुंबकीय है। रोलर पर घूमने वाला पट्टा या चमड़े का या पीतल का होता है। इस पर ये जो पट्टा लगा हुआ है चमड़े का या पीतल का होता है और ये पट्टा भी अचुंबकीय होता है। तो रोलर पर घूमने वाले पट्टे पर जो सिरा अचुंबकीय रोलर की ओर होता है उस सिरे पर अयस्क का चूर्ण गिराते हैं। यानी कि देखिए ये अचुंबकीय रोलर है तो इसके पास ही ये अयस्क का चूर्ण गिराया जा रहा है। तो अयस्क का चूर्ण जब गिराते हैं तो क्या होता है कि ये रोलर चुंबकीय होने के कारण ये अयस्क जो है इस रोलर की तरफ आकर्षित होता है, जबकि जो अशुद्धियाँ होती, मृदा अशुद्धियाँ होती हैं वो अचुंबकीय होती हैं, इसलिए वो आगे जाकर गिरती हैं। और जो अयस्क होता है वो इस चुंबकीय रोलर से थोड़ा सा आकर्षित होता है, इसलिए वो नज़दीक ही जाकर गिरता है। तो इस तरह से जो चुंबकीय अयस्क हैं वो मृदा अशुद्धियों से अलग हो जाया करते हैं। अब ये किस तरह के अयस्क के लिए उपयोगी है, जैसे कि कॉसिटराइट या टिन धातु का अयस्क है, और इस अयस्क में मुख्य रूप से स्टोनिक ऑक्साइड या अचुंबकीय घटक और फेरस टंगस्टेट या चुंबकीय घटक होता है। यानी कि जिसमें चुंबकीय और अचुंबकीय घटक हों, जिस अयस्क में चुंबकीय और अचुंबकीय घटक होते हैं उसके लिए ये पद्धति उपयोगी साबित होती है। फिर अगली पद्धति है फेन उत्प्लावन पद्धति। फेन उत्प्लावन पद्धति यह अयस्कों में उपस्थित कणों के परस्पर जल स्नेही और जल विरोधी इन 2 परस्पर विपरीत गुणधर्मों पर आधारित होती है। इसमें धातु के जो सल्फाइड के कण उनके जल विरोधी गुणधर्म के कारण प्रमुख रूप से तेल से भीग जाते हैं और जल स्नेही गुणधर्म के कारण मृदा अशुद्धियाँ पानी से भीग जाती हैं। इस गुणधर्म का उपयोग करके फेन उत्प्लावन पद्धति से कुछ विशिष्ट अयस्क का सांद्रीकरण किया जाता है। देखिए कैसे होता है। इस पद्धति में एक बारीक पिसे हुए अयस्क को पानी से भरी हुई टंकी में डालते हैं। यहाँ पर एक टंकी है जो पानी से भरी हुई है और इसमें पानी और पाइन का तेल डाला गया है। पाइन तेल या निर्गली का तेल इसमें डाल देते हैं। अब उच्च दाब के साथ हवा का झोंका पानी में घुमाया जाता है। ये हवा का प्रवाह है, जिसके इस हवा के प्रवाह के कारण ये जो मथनी है ये तेज़ी से घूमती है। अब मथनी का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। प्रवाहित हवा के झोंके के कारण बुलबुले बनते हैं। अब इसमें ये जो पाइन का तेल जो डाला गया है इसके कारण ये जब इसका मंथन होता है तो यहाँ पर बुलबुले बनते हैं, झाग बनता है। अब ये जो सल्फाइड के जो अयस्क होते हैं वो जल विरोधी गुण उसमें होता है, इसलिए वो जल की अपेक्षा तेल में के कारण ज़्यादा भीग जाते हैं, यानी तेल से वो ज़्यादा गीले होते हैं। और इस वजह से जो झाग बनता है उस झाग के साथ ये जो सल्फाइड के अयस्क हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं और झाग के द्वारा ये सल्फाइड के अयस्क जो है वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन ये जो मृदा शुद्धियाँ हैं वो जल स्नेही होने के कारण वो जल से भीग जाती हैं और वो फिर नीचे की ओर जल में नीचे की तरफ यहाँ नीचे से बाहर आ जाती हैं।
तो ये सल्फाइड अयस्क जल विरोधी गुण होता है, इसलिए तेल से ये भीग जाता है और इसलिए जब झाग बनता है, उस तेल से के द्वारा झाग बनता है, तो उस झाग के कारण ये सल्फाइड ऊपर उठ करके यहाँ पर बाहर आ जाते हैं और मृदा अशुद्धियाँ ये पानी जल नहीं होने के कारण ये पानी से भीग करके ये नीचे से, क्योंकि यहाँ पर पानी नीचे की ओर होता है और झाग ऊपर की ओर होता है, और मृदा अशुद्धियाँ उस पानी से भीग करके नीचे की तरफ बाहर चले जाती हैं और झाग ऊपर की तरफ होता है, जिसमें सांद्र सल्फाइड अयस्क ये झाग में तैरते हुए बाहर निकल जाते हैं। और ये चौथी पद्धति है निच्छालन पद्धति। और निच्छालन पद्धति देखिए ठीक ऐसे ही है जैसे कि यदि शक्कर में यदि बालू मिक्स हो जाए, शक्कर में यदि बालू मिक्स हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, यदि हमें अलग करना है तो शक्कर और बालू के मिश्रण को यदि पानी में घोल दिया जाए तो क्या होगा, शक्कर तो घुल जाएगी लेकिन बालू नहीं घुलेगी। फिर उस विलयन को यदि हम छान लें तो वो शक्कर का विलयन हम अलग हो जाएगा और जो बालू है वो अलग हो जाएगी। ठीक यही पद्धति निच्छालन पद्धति में भी होती है। ये अक्सर जो अल्मुनियम, सोना और चांदी इन धातुओं के जो अयस्क हैं उसमें से धातुओं को निष्कर्षण करने के लिए ये किया जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार के विलयन में अयस्क को भिगो करके रखते हैं। तो विलयन के साथ विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके कारण जो अयस्क होता है वो उस विलयन में घुल जाता है, लेकिन जो मृदा अशुद्धियाँ होती हैं वो विलयन से अभिक्रिया नहीं करती और वो नहीं घुलती, और इस तरह उन अशुद्धियों को छान करके अलग कर लिया जाता है। उदाहरण बॉक्साइड अल्मोनियम के अयस्क का सांद्रीकरण निच्छालन पद्धति से करते हैं। इस प्रक्रिया में बॉक्साइड अयस्क को जलीय NaOH या Na2CO3 के विलयन में भिगो कर रखने से उसका प्रमुख घटक एल्यूमिना अलग हो जाता है। जैसे एल्युमिनियम के अयस्क में से एल्युमिनियम यदि निष्कर्षण करना हो, एल्युमिनियम प्राप्त करना हो, तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट, इसके विलयन में यदि एल्युमिनियम के अयस्क को डुबा करके रखा जाए तो वो अयस्क जो है वो इसमें घुल जाता है और बाद में जो अशुद्धियाँ होती हैं वो नहीं घुलती हैं। इस तरह से अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं और एल्युमिनियम के अयस्क का विलयन प्राप्त होता है, जिसमें से एल्युमिनियम बाद में निकाल लिया जाता है। अब ये कैसे निकाला जाता है धातु, तो अयस्क में से धातु का निष्कर्षण कैसे होता है ये हम लोग अगले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। इस वीडियो से संबंधित जो प्रश्न है उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप लोग उसके उत्तर लिख करके याद करके ग्रुप में शेयर करिए। धन्यवाद।